लोकसभा का चुनाव निकट है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से आम जनता से अपने मतों को सहेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सभी पार्टियों के नेता भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता भी है। अब सवाल आम जनता से जुड़े हुए उठाए जाएंगे और पूछा जाएगा कि क्या पिछले 5 साल में यहाँ काम हुआ। जो 60 साल और 70 साल की बात भी की जाती है, तो 70 सालों में कितना विकास हुआ है। जनता भी सवाल करेगी और हम भी सवाल करेंगे और जवाब भी लेंगे। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी उठेगी कि क्या सगड़ी की सियासत में सगड़ी का विकास कितना हुआ है, चाँद पट्टी की सड़कें कितनी बनी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर कितना ध्यान दिया यहाँ के विकास पे। पूर्वांचल का क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहता है। आपका गोला गोरखपुर जो मार्ग बन रहा है, जो पुल बन रहा है, यहाँ पर एक बांध है गढ़वल बांध, वहाँ पर आए दिन हर साल बाढ़ आती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बदली, कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे कि देवारा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल पाए। बड़ा सवाल है, बड़े मुद्दे हैं। इस तहसील का बड़ा मुद्दा है। आज हम और हमारी टीम इन्हीं सारे मुद्दों पर सवाल जवाब लेने के लिए आई है चाँद पट्टी बाजार में। यहाँ के लोगों से हम सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछा जाएगा कि आखिर कितना विकास हुआ है देश में, आपके क्षेत्र में। आइए एक बार देखते हैं। सर, क्या सगड़ी में आप देख रहे हैं, बसपा से विधायक भी हैं, सड़कें आप अपने मार्केट की देख सकते हैं, चाँद पट्टी से वहाँ तक की बाजार है और लोकसभा का चुनाव निकट है। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी दोबारा बन जाएंगे तो ये सड़कें भी बन जाएंगी? देखिए, ये आपका जीता जागता उदाहरण है। आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जब सत्ता समाजवादियों की सत्ता थी, लगातार विकास कार्यों को उन्होंने किया था। आज जो कुछ भी आपको इस आजमगढ़ जनपद में 10 विधानसभाओं कह लीजिए, आजमगढ़ जनपद की पूरी 10 विधानसभाओं में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने विकास कार्यों में विश्वास करके अपने आप को ऐतिहासिक काम करने का जो निर्णय लिया था, वो सब जीता जाता उदाहरण है। इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, मुझे कुछ बताना नहीं है। आप सर, आपने चाँद पट्टी की सड़कों के बारे में पूछा, जो आम जनता से सवाल होता है। आम जनता यहाँ पीड़ित है और सरकार आई भी, बदल भी गई, लेकिन यहाँ की सड़कें कभी इतनी बदहाल रही हैं कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, उस पर कभी कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? सर देखिए, ये पुरानी सड़कें थी, ये सड़कों पे काम हुआ था और उसके बाद दोबारा जो है ये सरकार आई। ये पीएम जसवाई की सड़क है। प्रधानमंत्री जी के पास पीएमओ हाउस में कई बार हमारे पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ सांसद है, कई बार लिख करके उन्होंने दिया था। रौना बिलरियागंज से लेकर के रौना पार तक जो ये पीएम जसवाई की रोड है, इस रोड को बनाया जाए, चौड़ीकरण किया जाए। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए, इसके पहले इस रोड पे वो रिन्यूअल का काम हो चुका था। इस नाते इस पे केंद्र की सरकार ने ठुकरा दिया इनके प्रस्ताव को। सर, इन सड़कों के सवाल पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस मार्ग बिलरियागंज रौना पार की बात आप लोग कर रहे हैं, वह 2015 में समाजवादी पार्टी के सरकार में हमारे समाजवादी भाई ने अभी कहा है कि पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बना था। मैंने उसका यहाँ के अधीक्षण अभियंता से आरटीआई से सवाल लिया है। आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी तो मैं दे दूंगा, मेरे पास रखा हुआ है। 2,74,00,000 रुपये की लागत से 2015 में यह रोड समाजवादी पार्टी की सरकार के शासनकाल में बन करके तैयार हुआ और आप लोग उसी रोड से आए होंगे। रोड की कितनी बदतर स्थिति है यह कहने लायक नहीं है। हर आदमी उस रोड से चलने वाला उस रोड की स्थिति बयां कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल हमारा यह है कि किसानों की समस्याएं, बीजेपी की जब सरकार बनी थी, आप लोगों को याद होगा, पीएम ने कहा था कि किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी और पिछले 2-3 महीने पहले हमारे सीएम ने एक आदेश दिया था, छुट्टा पशुओं को गौशाला भेजा जाए। आप लोगों को कितना लाभ मिला है इन आदेशों के बाद, उसको कितना सरकार ने फॉलो किया है, और उसका जवाब भी हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि गौशाला क्या पशुओं को भेज दिया गया, आम किसान की क्या आय 2 गुना हो गई?
सरकार द्वारा हर विकास खंडों में अस्थायी गौशाला का निर्माण कर दिया गया है। कहीं भी आवारा छुट्टा पशु आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। उसका पुष्ट आप किसान के उत्पादन से देख सकते हैं। लगातार किसान के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। यह साबित करता है कि कहीं से भी इन आवारा पशुओं से किसान प्रभावित नहीं है। कोई क्वेश्चन करना चाहेगा इस क्वेश्चन पर? प्लीज़। हाँ, 1 मिनट सर, हम लोग आजमगढ़ ज़िले के उत्तरी छोर पर घाघरा नदी के किनारे महुला गढ़वाल बांध पर बसे 40 किलोमीटर लंबा हमारा बंधा है। इस ज़िले का अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा देवारा अंचल क्षेत्र है। हम जहाँ मुख्य रूप से किसानी का कार्य हमारे यहाँ होता है। धंधा बिजनेस हमारे यहाँ नहीं है, ना के बराबर है। मुख्य रूप से हमारी गेहूं की खेती और उसके बाद 1 नंबर की खेती हमारी गन्ना की होती है। आप जैसे भी कहे हैं, एक भी पशु नहीं। आप चलिए, आप खुद देखते हैं, एक नहीं, कहीं भी किसी भी खेत में 1 दर्जन से कम पशु आपको छुट्टा आवारा पशु नहीं दिखाई दे। 1 मिनट सर। दूसरी चीज़ ये है, हम दिल्ली से लंदन की बात नहीं करेंगे, हम क्षेत्र के अपने क्षेत्र की बात करेंगे। हमने सरकार से, हर सरकार में आने पर हर सरकार से हमने निवेदन किया है, हमारे बाढ़ संघर्ष समिति के भाई भी बैठे हैं, कि बंधे को मजबूत कर दिया जाए, एक रिंग बांध बनवा दिया जाए, जिससे करोड़ों की हमारे देवारा अंचल के किसानों की फसल क्षति होती है। 5 रुपये के लिए, 10 रुपये के लिए किसान तड़पता है, करोड़ों की फसल नुकसान हो जाती है, करोड़ों की आबादी बाढ़ के विभीषिका से कट जाती है, मकान कट जाते हैं, पलायन करके बंधे पर निवास करते हैं। ऐसे स्थिति में कभी कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो दूसरी चीज़ यह है कि अभी हमने देख के आया है, आप यहीं चले जाइए, बगल में हमारे रौना पार बाजार है, थाना है, जहाँ शहीदों की मूर्ति का अनावरण हुआ है। वहीं हमारा बहुत बढ़िया बोर्ड लगा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, कि इस तिराहे का सुंदरीकरण करा दिया गया। आप इतनी टाइम चले जाएं, अगर ढंग से नहीं जाएंगे तो तिराहे पर आपका पैर टूट जाएगा, गिर जाएंगे। इतना बदतर रोड है, उसका सुंदरीकरण का बोर्ड लग गया है। यही विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। क्या कारण है कि आज किसान दर दर भटक के लोन के लिए जा रहा है? 70 सालों में जो भी सरकारें, मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा, जो भी सरकारें हैं, इन किसानों के लिए क्या कारण था कि वो उनको लोन लेना पड़ा? बहुत ज्वलंत मुद्दा है किसानों की समस्या। पार्टियां सरकारें बनाती भी हैं, सरकारें चली भी जाती हैं, लेकिन किसान आत्महत्याएं कर रहा है। किसान पीड़ित है, देश का अन्नदाता पीड़ित है। लेकिन सुध लेनी चाहिए उन राजनीतिक दलों पे बैठे हुए प्रतिष्ठित पदों पर लोगों को, जो लोग बैठ करके किसानों की समस्याओं को कभी संज्ञान में नहीं लेते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर फिर एक बार हम पूछेंगे और सवाल भी करेंगे। फिलहाल दूसरे सवाल पे आते हैं हम। महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। मैं जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बसपा से, महंगाई और भ्रष्टाचार, इस पर क्या बीजेपी की सरकार अंकुश लगा पाई है पिछले 5 साल में? बिल्कुल नहीं। अच्छा। आज जिस चीज़ का दाम आज 4 साल 5 साल पहले 5 रुपये या 7 रुपये था, आज सीधे दूना हुआ है। और उसका सबसे बड़ा मार अगर गया है तो हम किसानों पर गया है। हम भी आपको देवारा से ही से बिलोंग करते हैं। और अभी मेरे सर अभी सुना रहे थे कि मतलब हमारा आज भाजपा की पार्टी हमारे इतना ये की मतलब विकास किया। आज विकास कहीं भी हो, अगर शहर में होता है तो शहर के ही लोग लेते हैं, और शहर से ज़्यादा आबादी हमारे देहात में बिलोंग करती है। 65 75 70% है ना हमारे देहात में। मगर आज हमारा महुला गढ़वाल बांध अभी मेरे बड़े भैया बताए हैं कि 40 किलोमीटर दूरी है इसकी। विकास के नाम पर एकदम बिल्कुल जीरो है। और साक्षात यहाँ सब लोग जो चलते होंगे हमारे वो हैं, और हमारे बड़े भाई जो हैं यह बाढ़ बंधे के शायद संघर्षशील व्यक्ति हैं। मैं इनसे आप जवाब चाहेंगे? चलिए ठीक है सर, बताएं महंगाई भ्रष्टाचार पर उनके जो भी उन्होंने जवाब दिया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश में महंगाई कम हुई है सर? महंगाई बिल्कुल कम हुई। मैं बहुजन समाज पार्टी के नेताजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बतावें कि पिछली गवर्नमेंट जब थी तो दाल कई रुपए किलो बिकती थी, आज कितने रुपए किलो है? कभी आलू कंट्रोल करते थे, टमाटर आसमान पे उड़ जाता था, अरहर की दाल कंट्रोल करते थे। आज महंगाई आप कंट्रोल कर लीजिए सर। ठीक है,
ठीक है, एक मिनट। आज सुनिए भाई साहब, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, आज जो भ्रष्टाचार का बात उठाया जाता है और देश की महंगाई के बारे में बात उठाया जाता है, पहला क्वेश्चन, नोटबंदी से क्या प्रभाव पड़ा, जनता से पूछिए। और आप लोग कहते हैं महंगाई, कांग्रेस सरकार में एलपीजी गैस का दाम कितना था और आज इस सरकार में गैस का दाम कितना है? ठीक है, महंगाई एक बड़ा सवाल है और इस पर हम बात करते हैं, पूछते हैं। सर आप बताएं, इसका जवाब दें। महंगाई पर भाई साहब ने कहा है अभी कि कांग्रेस के सरकार में सिलेंडर का दाम कितना था और आज के सरकार में सिलेंडर का दाम कितना है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सरकार में कितनों घरों के पास गैस सिलेंडर था और आज के सरकार में कितने घरों के पास गैस सिलेंडर था, बताइए। देखिए, सिलेंडर तो हर घर में हो गया। सिलेंडर अभी जैसे हमारे बड़े भाई जो है बीजेपी के नेता हैं श्री राज बहादुर जी ने बताया कि जो है हर घर में जो है गैस सिलेंडर हो गए हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, गैस सिलेंडर तो हर घर में हो गए हैं, हर गरीब के घर में हो गए हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूंगा इनको, लेकिन गरीबों के पास पूछो 200 साढ़े 900 रुपया है गैस भराने के लिए। गैस से तो अच्छा एलपीजी से तो अच्छा हमारा पहले का चूल्हा ही था। आज की सरकार में जो महंगाई, जीएसटी जनता को लूट ली, घसोड़ ली, आपको बताना नहीं है, जनता भली भांति जानती है। आपने कहा, आप सपा बसपा के नेता लोग कह रहे हैं कि विकास से नहीं हुआ, ये सड़क नहीं बनी, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि हम सिलेंडर दिया है मोदी जी ने, योगी जी ने, लेकिन उसको हम भरवा नहीं पा रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? पर इस पर आप बताएं सर कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इसकी जिम्मेदार सरकार है। जनता इतना परेशान होगी, जीएसटी लगा दिया, गरीबी और बढ़ गई। और दूसरी चीज ये है, देखिए ये सरकार जो है, ये सरकार के ऊपर में सबसे बड़ा मेरा आरोप ये है, जो गरीबों के पास लैट्रिन बनवा दिए, बहुत अच्छा किए, आवास दे दिए। आवास भी किसको दिया गया, लैट्रिन भी किसको दिया गया है पता है? जो बड़े आदमी हैं, जिनके पास मकान, पक्के मकान है, उनको आवास दिया गया है, उनको लैट्रिन दी गई है इस सरकार में। जीता जागता साबुत भी है। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, कुछ गरीबों को भी आवास दिया गया है, लेकिन पहली किस्त तो मिली है, लेकिन दूसरी किस्त का पता ही नहीं चला है। जीता जागता साबुत है। अभी आंदोलन जारी है। बाढ़ पीड़ित संघर्ष के लोगों ने अभी धरने पे बैठे थे। अभी 2-4 दिन पहले हरैया ब्लॉक में धरने पे बैठे थे। अभी पैसा उनको मांग चल रही थी कि जो आवास जो है, जो गरीबों का जो आवास का पैसा था, जो दूसरी किस्त रुकी थी, उनको दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं हमारे दौरांचल के साथी। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से कि किस बेस पे आप कहते हो हमारी सरकार बनेगी, लेकिन मैं कहता हूं किस बेस पे आप दोबारा सरकार बनाओगे, किस बेस पे प्रधानमंत्री बनाओगे? आप लोगों को जाना है, 2019 में जाना है। ये मेरा वादा है, ये जनता का वादा है। हमारे बसपा और सपा के भाई गठबंधन के दोनों साथी हैं, वो भी जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य। जब जिला योजना की समिति बैठक होती है तो जो आवास की घोटाला की बात कर रहे हैं, 36 देवारा खास राजा का हुआ है, 37, वो किस सरकार का घोटाला है और किस सरकार का जो है कि दूसरी किस्त बकाया है, उसको पहले बताएं। और एक मिनट, कभी ये जिला पंचायत सदस्य हैं बसपा के, इनके विधायक, कभी ये विधानसभा में आवाज उठाए कि लाइटिंग अमीरों को मिली कि गरीबों को मिली है? और लाइटिंग जो मिलती है वो सहयोग राशि मिलती है, न कि लाइटिंग मिलती है। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने सदन में कभी आवाज उठाए?
ठीक है सर, और कोई? मैं सपा और बसपा के दोनों प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि जब बात करते हैं कि आवास अब तो नहीं मिल रहा है। हम छात्र नेता हैं, हम इतना जानते हैं कि न लोहिया ग्राम कहीं मिला है और न ही कहीं अंबेडकर ग्राम सभा में मिला है तो हर एक ग्राम सभा में मिला है, न कि बस एक। और जब जो महंगाई की बात कर रहे हैं आप, तो हम जब 2015 में आपकी सत्ता थी तो हम 120 रुपये किलो दाल खरीदते थे, आज जाके हम 70-60 रुपये में दाल खरीद रहे हैं। तो आप कैसे महंगाई की बड़ी बात बता रह सकते हैं? ठीक है सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं आप पर, जो सवाल कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब से 2017 से जब भाजपा आई है, सारे बसपा के हुए जितने भी जीते प्रत्याशी हुए, आज सपा के हुए जीते हुए प्रत्याशी, उनका सारे कार्य रोक दिया गया। आज जनता पूछ रही है कि कार्य क्यों नहीं हुआ, और यह लोग किससे जाकर पूछे कि हमें पैसा कौन देगा, हमारा बजट कौन देगा। भाजपा सरकार सपा और बसपा पर सबसे बड़ा चोट प्रहार मारी है, अगर मारा है तो स्रोत पर। उन्होंने एक मिनट पहला, उन्होंने पहला काम किया कि जितने भी पार्टी के हैं लोग, जितने भी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी हों, आप विधायक हों, आज जिला पंचायत सदस्य हों, आज चेयरमैन हों, उनका हर रास्ता रोक दिया गया। एक मिनट, ये सब एक मिनट, जब भी बसपा का और सपा का प्रत्याशी कोई भी काम जब करता है, आज उन पर अंकुश लगा दिया गया है। आप ये सवाल पूछे, सही है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था, मगर अगर इनको जब निधि मिलेगा नहीं तो करेंगे क्या? आज भाजपा के राज्य में भी है, केंद्र में भी है, कोई बहाना नहीं मार सकता कि हमारा राज्य में तो केंद्र में नहीं था। आज दोनों जगह ये हैं। आज विकास के नाम पे बतावें, 2014 से लगाए, 2017 से लगाए, हमारा क्षेत्र बता दें कितना विकास किया है, ये बताइए। ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों पूछेंगे, यहाँ के संसद से पूछिए कि जब से वो संसद हुए कभी उनका चेहरा देखे। वो पैसा जो मोदी जी ने आखिरी सरकार जब जा रही थी, मतलब चुनाव आने का नज़दीक आया, 5-5 करोड़ रुपया दिए, तो वो पैसा क्या हुआ? माननीय मुलायम सिंह से पूछिए, उनके प्रतिनिधि से। अच्छा, देखिए, किसान पूरी तरह से पीड़ित है, और अगर किसान खुशी रहता तो आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान कभी खुशहाल नहीं है, और बीजेपी के लोगों को इतना नहीं पता है कि मैं टीवी पर देखकर आ रहा हूं कि 1-2-4 दिन पहले बोला था कि मतलब कि बीजेपी के लोग बोल रहे थे, बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, कि लोग कह रहे थे कि हम लोग की पूरे भारत में 543 सीट हम लोग जानते हैं, बीजेपी के लोगों को 564 सीट से पूरी बहुमत मिल रही है। 543 सीट पर पूरे सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों को 564 सीट से पूरी बहुमत मिल रही है। ये बताइए, बीजेपी के लोग घबरा गए। संसद आपका रहेगा, अब पैसा मांगेंगे मोदी जी से? आप, मोदी जी का काम है आपके प्रतिनिधि को पैसा देगा। आप अपने प्रतिनिधि से पूछिए, सपा और बसपा के सांसद और विधायक से पैसा क्या हुआ, उनसे पूछिए। मैं सपा और बसपा के दोनों प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि किसान की बात तो सभी लोग करते हैं, मगर छात्र सभा समाजवादी भी बनाई है और बसपा भी बनाई है, मगर छात्र के लिए क्या इनकी नीति है? छात्र की बात बताएं। लोगों का सवाल है कि छात्र संगठन उन्होंने बनाया, और छात्र संगठन बनाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया है, आज तक उस पर शून्य रहा है। क्या कहना चाहते हैं? सांसद की बात होती है, मुलायम सिंह यादव यहाँ सांसद है, जनता का ये आरोप भी है कि वो जब से सांसद हुए तब तक ये क्षेत्र में नहीं आए, और नहीं तो इन लोगों का ये सवाल है, सांसद जी जीतने के बाद क्यों नहीं आए और विकास कहाँ है? देखिए, शायद आप साथियों को पता नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी सांसद बनने के बाद कई बार आए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ जैसे जनपद के सदर लोकसभा के सांसद हैं। उनके पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही शानदार अपने मुख्यमंत्री काल में जिस तरह से उनके विकास कार्यों को, माननीय डॉक्टर लोहिया जी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव की जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। उसका सीधा उदाहरण है इस उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में एक एक ईंट पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी का नाम लिखा है, बाकी किसी दल ने कुछ नहीं किया।
वर्तमान में आपकी सरकार है, वर्तमान में आपकी सरकार है। आप बताइए, आपकी सरकार के कार्य बताइए, एक भी काम बताइए, एक भी काम बताइए, एक भी काम बताइए। आप अपनी सरकार के एक भी काम बताइए, आप अपनी सरकार के एक भी काम बता दीजिए, एक भी कार्य बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक आपके हैं, संसद आपके हैं, तो हम निधि का पैसा क्या हुआ? वो पैसा विकास के लिए दिया गया था, स्कूल में बांटने के लिए नहीं दिया गया था। मेरा अगला सवाल है, जो भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे सपा बसपा चाहे अपना दल कोई भी हो, जाति और धर्म की राजनीति क्या सही है? गलत है। और ये प्लीज आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ना आपको किसी पार्टी से मतलब है, ना यहाँ पर जो है किसी जनप्रतिनिधि से। इस तरीके की राजनीति जो धर्म के नाम पे हो रही हो, जो जाति के नाम पे हो रही हो, लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांटा जा रहा हो, क्या ये सही है? क्या इससे देश का विकास हो रहा है? क्या देश हमारा कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, देश हमारा जो है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया मानी गई है। यहाँ जात पात की कोई भेदभाव नहीं है। जात पात पर जो राज करेगा वो बिल्कुल गलत है। जात पात पर सबको, एक हमारा कोई नेता हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको लेकर चले, सिख ईसाई हो, सबको लेकर चले। सब जात, यहाँ जात और धर्म की बात पर जो राजनीति करता है और राजनीति में दंगा फसाद फैलाता है, वो गलत है। ये सामाजिक सेवा नहीं है। सामाजिक सेवा वही है कि सबको लेकर चले, सबको कंधा में कंधा मिला के चले, वही सामाजिक सेवा है, वही अच्छा नेता है, वही देश का कार्यकर्ता अच्छा है। आप इस चांद पट्टी के रहने वाले हाँ। हैं, ये सगड़ी आपकी तहसील है। हाँ। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, सत्ता बदली, निजाम बदला, हाँ। सीएम बदले, पीएम बदला, आपकी इतनी उम्र भी है। हाँ। फिर सगड़ी का कभी आपने इस तरीके का विकास भी देखा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ क्षेत्र का, यहाँ की सड़कों का? देखिए, मैं सही बोलता हूँ बात। यहाँ प्रतिनिधि जो है, हमारे विधायक जी जो हैं, हम लोग विधायक बना दिए, सब कुछ बने। यहाँ प्रतिनिधि वही हैं कि अपना अपना पेट भरते हैं, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। सुनिए, यहाँ प्रतिनिधि वही है कि गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब आलू छील के खाता है और यहाँ प्रतिनिधि ऐसी में चलता है। तो मैं ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। नेता वो पैदल चले, जनता साइकिल से चले, उसको नेता कहा जाता है और वही अच्छा नेता होता है। मैं यही जानता हूँ भैया मेरे। देखिए, कोई भी ऐसा शख्स है, हम लोग चांद पट्टी धरती पर, मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब परिवार का बेटा हूँ। गरीब आदमी वोट देता है, गरीबों के लिए लाभ आता है, सब लोग लूट के खा जाते हैं। और रोड, चांद पट्टी की जो रोड बनी है, मैं कई बार धरना प्रदर्शन किया, मैं वहाँ से भगा गया। इस रोड के लिए मैं अपनी जान कुर्बान न्यौछावर कर दिया। सबसे कहा, एक बार झगड़ा कर दिए, नहीं लोग बनवाने का काम करते हैं। मेरा कहना में किसी सरकार हो, अगर चांद पट्टी की या रौना पार की बिलरिया की सड़क बनाने का काम करेगा, उसको सब जनता वोट देगी, उसको बनाएगी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आपकी पार्टी से, कुर्बान आजमी जी? आपकी पार्टी से यहाँ पर जो है विधायक भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए भाई, ये मामला जो है एक जनप्रतिनिधि का है, मैं मानता हूँ, ठीक है। हमारे विधायक जी, सगड़ी के विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी कई बार विधानसभा में आवाज़ उठा भी चुकी है, कई बार इस रोड के लिए प्रस्ताव दे भी चुकी है। और आने वाले दिनों में ये रोड विधायक जी के ही माध्यम से बनेगा। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द विधायक जी ने ये प्रस्ताव जो है विधानसभा में रख चुकी है, और बहुत जल्द आप लोगों के सामने ये रोड बन जाएगा, चमकता हुआ रोड दिखेगा। अगर दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, 2019 का सामने चुनाव है। अगर चुनाव में लोकसभा का कैंडिडेट हमारा चाहे समाजवादी का भाई हो, चाहे बीएसपी का हो, अगर कोई भी जीतता है, या तो विधायक बनवाए या तो हमारा सांसद बनवाए, ये रोड बनना तय है। ये रोड बनेगा, अवश्य बनेगा। सुनिए, प्रतिनिधि ये चांद पट्टी क्षेत्र के
जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं फतेहपुर एक गांव ऐसा है कि आप लोग हर पार्टी के नेता जाके देख ले, वहां इतना पानी लगा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की जरूरत है। सुनिए सुनिए सुनिए, चांदपटी गांव में हम विधायक और नेताओं से कहा, सुनिए सुनिए, हम सबसे कहे चांदपटी गांव में पानी लगा है इतना, फतेहपुर गांव में कोई सुनवाई नहीं है, पानी वहां लगा है, जनता परेशान है। सुनिए, जो यहाँ विकास का मुद्दा चल रहा है, अगर एक बार छोड़ दिया जाए यहाँ सांसद, तो यहाँ के सपा और बसपा के विधायक सांसद रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे लोग भाजपा के ऊपर थोप रहे हैं, जबकि सारा दोष सपा और बसपा का यहाँ का विकास और विनाश में इन लोगों का सहयोग रहा है। दूसरी तरफ भाई साहब ने कहा है कि हमारा वोट बोलता नहीं है, लेकिन ये इनका वोट अगर बोलता नहीं है तो इनका लोकसभा सदस्य भी नहीं बोलता है, 2024 का लोकसभा सदस्य भी नहीं बोलता है। और ये बतावे गठबंधन के लोग कि 272 प्लस प्रधानमंत्री के लिए लोग कहाँ से ले आएंगे जुगाड़ अपना? ये अगर 80 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 272 कहाँ से ले आएंगे? इसका खुलासा ये लोग करें आज। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही जिम्मेदार साथी बाबूराम विजय सिंह ये कहें कि इनके सांसद बोलते नहीं हैं, तो इस परिवर्तन के पहले मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री बोले जा रहे हैं, मैं इनको लोकसभा की पार्लियामेंट में रोते हुए देखता हूं, सिसकते हुए भी देखा हूं। इसका जीगा जागता उदाहरण लोकसभा की पार्लियामेंट है, आप पूछ लीजिए। ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सारी पार्टियों के लोगों ने ये बताने का कार्य किया कि सब लोगों ने, सपा बसपा बीजेपी के लोगों ने, सारे लोगों ने काम किया है। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां मां सरजू का तट है, 134 गांव है देवरांचल का। अभी उसका जीता जागता उदाहरण है कि 1.5 महीने पहले 15 दिन तक लगातार आमरण अनशन चला, और चलने के बाद लोकसभा में, विधानसभा में क्वेश्चन की बात माननीय यशस्वी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, लेकिन देवारा खास राजा के 42 लोगों का, किसानों की जमीन कट गई और खेत भी कट गया, लेकिन उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं बुलंद हुई। विकास की बात लोग करते हैं, ये विकास की बात करते हैं। मैं चूंकि कांग्रेस से लोकसभा उपाध्यक्ष हूँ, यह दायित्व मेरा बनता है कि मेरे बगल में ही गोपालपुर विधानसभा है। 2 करोड़ 72 लाख की एक परियोजना बनाई गई थी, जिसमें 9 पुल प्रस्तावित थे और 9 पुल का पैसा पास हुआ था, लेकिन आज चिकनिहवा का पुल इंतजार करता था। 5 साल सपा की सरकार थी, वसीम अहमद जी यहाँ के मंत्री रहे, वही उसी क्षेत्र के, लेकिन 2 करोड़ 72 लाख की जांच नहीं हो पाई, और ना ही कुड़ही और चिकनिहवा और ना स्वर्गीय पूजन प्रधान के घर के यहाँ का पुल बन पाया। यही सपा और बसपा का इस क्षेत्र में विकास है। अब बीजेपी की 1.5 साल की सरकार बीत गई मेरे मित्रों। मैंने 2 बार मिलकर 3 बार 4 बार मैंने सामाजिक बाढ़ पीड़ित संगठन से, मैंने जिला अधिकारी को, मुख्यमंत्री को, सिंचाई मंत्री तक मैंने पत्रक दिया, लेकिन आज तक इस सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया कि क्या वह परियोजना पूर्ण होगी, क्योंकि वह गोपालपुर विधानसभा किसान बाहुल्य क्षेत्र है। वहां आवागमन का कोई साधन ना होने के कारण कम से कम 6 से 7 करोड़ की गन्ना किसान नहीं बोता है, कि क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी रास्ता नहीं है जिस रास्ते से मैं महुला बंधे पर अपनी गन्ना लेकर चढ़ सकूं और मैं घोसी या छठिया चीनी मिल को बेच सकूं। जिस तरह बसपा के कैंडिडेट माननीय कुर्बान आजमी जी ने कहा कि यहाँ पे हमारे वंदना सिंह हैं, तो इनके वंदना सिंह के ससुर राम प्यारे सिंह, उनके पति सिप्पू सिंह, वर्तमान विधायक वंदना सिंह, जो कि उस समय मंत्री थे, राम प्यारे सिंह मंत्री थे, फिर भी जब उस समय विकास नहीं हुआ, फिर सत्ताधारी पार्टी में भी थे वो, उसके बाद फिर इनके विधायक जी हैं, उसके बाद क्या विकास करेंगे, क्या विकास की नीति बता रहे हैं? ये सब खाली बस जुमलेबाजी दूसरे को ठहरा रहे हैं, जो कि खुद जुमलेबाज में पूरी सपा और बसपा संलिप्त है। अच्छा, जुमलेबाज सपा और बसपा संलिप्त है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए,
इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया था 15 लाख वाले मामले पे कि ये तो हमारा चुनावी जुमला था, ये किसी से छुपा नहीं है। तो देखिए, हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से पिछड़ी और दलित जातियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, 200वें रोस्टर प्रणाली को ख़त्म करके 13वीं रोस्टर प्रणाली लागू करके विश्वविद्यालयों में जिस तरह से मनमानी तरीके से वैकेंसियों को भरा है, जिस तरह से न्यायालयों में तानाशाही रवैये अपना करके जिस तरह से इन्होंने नियुक्तियाँ किया है, ये जीता जागता उदाहरण है। और ये बात करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, ये बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास की। आपके सामने बात हो रही थी, हमारे समाजवादी भाई के साथी द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस सरकार में दलित और पिछड़े उपेक्षित हैं। मैं बताना चाहूँगा, चाहे 13 रोस्टर प्रणाली हो या SC एक्ट का मुद्दा हो, केंद्र की मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध जाकर के इनके हित में फैसला लिया है। इनको आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मेरी बात नहीं समझ में आएगी, मैं क्योंकि किसी दल का कार्यकर्ता हूँ। और रही बात पिछड़े की, आज 70 सालों से देश में सरकार चल रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, जो कि किसी सरकार ने आज तक पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। आज वो आयोग पिछड़ी जातियों में, नौकरियों में, सामाजिक असमानता में जो भी असमानता फैली है उसका अध्ययन कर रहा है। बाकी इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सपा और बसपा के दोनों साथी से पूछना चाहता हूँ, एक अलग निषाद समाज को जब SC का जात का दर्जा देने की बात आई थी तो 2012 में अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र में किए कि अगर जो हमारी सरकार 2012 में बनती है तो हम निषाद समाज को SC ST का दर्जा देंगे। और यही बहन मायावती जी ने कोर्ट में जाकर स्टे लेती हैं और यही आज कहते हैं जात पात की नई सरकार। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अखिलेश यादव यहां से चुनाव हार कर जाएंगे और ये पूरे एकता पूरा निषाद समाज आजमगढ़ का नहीं, प्रदेश से सफाया कर देंगे अखिलेश यादव को। अभी आपने डिबेट के अंतिम छोर पे आप पहुंच चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि हम एक छोटी सी कविता और कविता सुनाने से पहले क्षमा चाहेंगे। अगर यह कविता किसी दल या संगठन से समानता करती है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। एक जंगल था जिसमें काफ़ी सारे बंदर रहते थे। एक जंगल था जिसमें काफ़ी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे। सब कट्टर दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे। छोटी छोटी बातों पर वह बंदर बाट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर आया था शेर। एक दिन उस जंगल में ताकतवर आया था शेर। सबको उठा उठा कर पटका, बंदर सब थर्राए। जो कुछ भी लूटा था वह सब जमकर की भरपाई। उसने हर बंदर के पीछे CBI लगाई। एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से सब नेट हो गए और सारे बंदर मिल करके शेर हटाने के खातिर सारे बंदर एक हो गए। ठीक है, यहाँ सवाल कुछ और था और आप लोग मुद्दे किसी और की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल था जाति और धर्म के नाम पर राजनीति, क्या ये ठीक है? देश में जो सियासत हो रही है, क्या मुद्दे नहीं है क्या देश में? मुद्दे होने चाहिए, जनता के विकास के मुद्दे होने चाहिए, जनता की समस्याओं से जुड़े, जनता के सरोकार से मुद्दे होने चाहिए। आप देख लीजिए सियासत किस पे होती है, आम जनता से जुड़े सवालों पर कभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उन समस्याओं पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकारें कोई भी रही हों, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मिला है और आम जनता कहाँ तक इन चीज़ों को कैसे सह पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सारी पार्टियां बस आम जनता का मसीहा बताकर, गरीबों का मसीहा बनाकर अपने अपने वोटों को लेती हैं, लेकिन इन चुनावी जुमलों के बाद जब वो जीत जाती हैं तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आती और ना ही उनसे पूछती हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपके क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ।
ये यहाँ के लोगों की राय है। यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। इस डिबेट में हमारे खास मेहमान भी थे, हर पार्टियों से लोग आए, अपनी अपनी सारे लोगों ने राय ली, बहुत अच्छा लगा। और हाँ सर, कुछ कहना चाहते थे आप? सॉरी, अब डिबेट आखिरी दौर में है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से और उनके जो हमारे नुमाइंदा साथी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता साथी। यह सरकार रोजगार के लिए नौजवानों ने चुना था, रोजगार में फेल हुई। मंदिर के लिए चुना था, मंदिर मुद्दा फेल हुआ। हिंदू महासभा इन्होंने कराया, हिंदू महासभा कराने के बहाने वहाँ फेल हुए। अयोध्या में महाकुंभ पिछली सरकार में लगा था, कुंभ के बहाने इन्होंने महाकुंभ बनाना चाहा, इन्होंने उस मुद्दे पे फेल हुआ। और उस मुद्दे पे फेल होने के बाद इन्होंने देश को सांप्रदायिक ताकतों के हिसाब से देश के पड़ोसी मुल्कों में बांटने का काम कर दिया, ताकि जनता का मूड जो है दूसरी तरफ चला जाए। रोजगार और किसानों की बात नहीं करते ये लोग मौका परस्त लोग हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा हम ही बोल रहे हैं। मैं जो डिबेट है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भाजपा को वोट क्यों दूँ, ये मेरा प्रश्न भी है, उत्तर भी मैं दे रहा हूँ। इसलिए दूँ कि सपा बसपा की सरकारों में यह होता है कि अमुख व्यक्ति की खूब चलती है। भाजपा की सरकारों में कानून का राज है, किसी व्यक्ति की नहीं चलती है। ये भाई साहब जो बैठे हैं, दोनों लोग सुरेश भाई हैं, इनके कैटेगरी का जो नेता था या इनसे निचले स्तर का भी था सपा बसपा की सरकारों में, तो एक थानाध्यक्ष को, एक कानूनगो को, तहसीलदार को धमका देता था और अपराधी को सीधे खींच के लेके चला जाता। आए लोग जाते हैं, बैठते हैं, पूछिए जेन्युइन काम ही करा पाते होंगे, सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पाते होंगे। ये भाजपा में। अब भ्रष्टाचार के मामले में जान लीजिए कि एक भी विधायक मंत्री पर, चाहे भारत सरकार का हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को, आज तक कोई अभियोग घोटाला के नाते नहीं लगा। राफेल का भी सिद्ध नहीं हुआ। राफेल सिर्फ चिल्ला रहे हैं, राफेल सिर्फ चिल्ला रहे हैं, ऐसा है नहीं। आप बताइए। राफेल है नहीं, राफेल घोटाला नहीं है, राफेल घोटाला नहीं है। देखिए, ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं, राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदेबाजी को क्लीन चिट दे दी है कि इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी संवैधानिक संस्था इस देश में नहीं है। धन्यवाद। आज की ये डिबेट यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नई जगह पे, नए लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ, आम जनता की राय क्या है।